हेलो गाइस, वेलकम टू IS पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग आगे से पढ़ने वाले हैं उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। तो ये आप लोगों को पता है, इस्लाम का उदय चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4। अगर आप इस वीडियो को रैंडमली देख लें तो आप जाके इसके प्रीवियस वीडियोस को हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो में खो जाएं इससे पहले कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित जो खिलाफत थी ना, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी थी और उसका जो स्थान था वो बढ़ते हुए एक सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया था। जैसे उस टाइम पे क्या था कि दो ही टीमें हुआ करती थी, ठीक है। एक मान लीजिए अगर सपोर्ट में है तो एक उनके खिलाफ में है। लेकिन फिर क्या हुआ, सत्तावादी चीज़ें आने लगी, यानी कि एक ग्रुपिंग अगर आपके सपोर्ट में है तो उनमें से कुछ होंगे जो बिल्कुल किसी के सपोर्ट में नहीं होंगे और एक होंगे जो अलग ही पार्टी के सपोर्ट में होंगे। तो ऐसे कई सारी पार्टियां वहाँ पे आने लगी। उम्मयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर का जो नेतृत्व था वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो गया। प्रशासनिक जो भी संस्थाएं थी उन्हें अपना लिया गया तथा उनसे वंशागत उत्तराधिकार की परंपरा भी प्रारंभ की गई। और प्रमुख मुसलमानों को भी मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उम्मयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। आगे चलते हैं। एकता के लिए अनुरोध करते तथा विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे और इन्होंने कई सारी नीतियां भी अपनाए, जिसमें अरबी को प्रशासन के भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना इत्यादि चीज़ें शामिल थी। सिक्कों के अब्द अल मालिक द्वारा सुधार। तो ये जो नीचे आप लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रीन पे सिक्के, इन्हें बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया, ये वही सिक्के दिखाए गए हैं। जैसे कि दूसरे सिक्के पर दिखाया गया लंबे बालों वाला दाढ़ी खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए है, ठीक है। और हमें ऐसी तस्वीरें मिलती हैं और उसके हाथ में तलवार है। उस समय के मुसलमानी की जो तस्वीर हमें मिलती है उसमें पहली है। अपने में यह खास भी है क्योंकि वे मौद्रिक सुधार उनके राज्यवित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। अगर आपको किसी के सिक्के को आप देखेंगे तो उसके नेचर के बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। जैसे कि एक 2 रुपये का आपने सिक्का देखा होगा और एक 5 का सिक्का, उस पर कमल बना होता था ना। तो अगर वो सिक्का कभी मिलेगा किसी को कहीं ज़मीन से, जब हम लोग की सभ्यता ख़त्म हो जाएगी तो लोग कहेंगे ना, हाँ ये पुष्प बना था, यानी कि ये पुष्प उन लोगों के लिए प्रमुख रखता था स्थान। और फिर अगर गांधी जी मिलते हैं तो उन्हें ये भी पता चलेगा, और अगर जो सत्यमेव जयते का वो मिलेगा तो उन्हें इससे भी पता चलेगा कि हाँ इसकी कोई ना कोई प्रमुखता तो थी ही इनके जीवन में, तो ही इन्होंने इसे सिक्के पे बनवाया था। अब्बासी क्रांति। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उम्मयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उम्मयद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल जो इस्लाम है उसकी पुनर्स्थापना करेंगे। उसका विद्रोह खुरासान के बहुत दूर स्थित क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ, जहां दशमिक से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों को मिली जुली आबादी थी, जिसमें विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। ये लोग क्या थे, जो अरब नागरिक थे, ये उम्मयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पार्टी आने से पहले कहती है कि हम ये कार्य करेंगे और अगर उसके बाद वो नहीं करती है तो लोगों में असंतोष देखने को मिलता है। तो उसी टाइप से ये लोग भी उनसे बहुत थे, अपने प्रशासन से, अपनी प्रशासन की प्रणालियों से खिलाफत का विघटन और सल्तनत
तो उदय। तो अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर हो गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया, और इसका एक कारण ये भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुट जो थे उनमें आपस में झगड़ा हो गया। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों आमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया शक्ति गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़ावादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। जैसे कि आप जानते हैं मुसलमानों में सुन्नी और शिया के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। उनमें हमेशा ये रहता है कि हाँ हम परफेक्ट हैं, तो उनमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आगे चलते हैं हम लोग। धर्म युद्ध। मध्यकाल में इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था। मतलब यहाँ से ही धर्म ग्रंथ स्टार्ट हुआ कि लोग अपने धर्मों का एक ग्रंथ रखते थे कि हाँ इसके अंतर्गत हमारे धर्म से जुड़े जो भी नियम कानून हैं वो बताए गए हैं। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता जो थी वो 11वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो गई। नार्मनी हंगरी वासियों के कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु ही रह गए थे। राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार एवं आधारिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं को लूट मार कर आधारित अर्थव्यवस्था की पुनरुदय को ईश्वरीय शांति आंदोलन द्वारा रोका गया था। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र माने जाने वाली कुछ कमज़ोर सामाजिक समूहों जैसे पदारियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई। किसी के भी धर्म में जैसी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि हमें अहिंसा करनी चाहिए, मतलब अहिंसा अपनानी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने से कमज़ोर पे अपना बल नहीं दिखाना चाहिए, तो ये सारे रूल्स उस टाइम में भी फॉलो होते थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे जानेंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। तो नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। जो नए लोग आए थे ना वो प्रमुखता में कृषि यानी किसान थे, वो कृषि करना ही मानते थे। लेकिन धीरे धीरे अब उन चीज़ों का शहरीकरण भी तो होगा। अब शहरीकरण क्यों होगा? जैसे कि आप जानते हैं फैसिलिटीज़ कम होगी, या फिर उन्हें जब अपने खेतों से मान लीजिए खेतों का कर अधिक हो जाए, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए जिसके कारण उन्हें लगे कि हम जो खेतों में दिन रात हम खट रहे हैं उतना काम करके तो हम कहीं बाहर भी अच्छे से रह सकते हैं, और शहरों में हमें चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन का जो भी वहाँ पे लेवल है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं शहर में। यूँ ही नहीं शहरीकरण हो रहा है, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि शहरीकरण हो रहा है। अगर आपको शहरीकरण से रोकना है, शहरीकरण बुरी बात नहीं है, कहीं ना कहीं विकास होता है, लेकिन हमें लगता है कि शहरीकरण होने के लिए गाँवों को पीछे छोड़ना कहीं ना कहीं गलत है। हमें क्या करना चाहिए? गाँव में ही उन चीज़ों को लाना चाहिए ताकि गाँव ही शहर हो जाए धीरे धीरे। सभी जगह एक बैलेंस्ड फैसिलिटी हो, ऐसा ना हो कि कुछ स्थानों पे फैसिलिटी है ही नहीं और कुछ स्थानों पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। जैसे आप इंडिया में ऐसी चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे बिहार में अगर आप कोई और अगर आप प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप कोरियोग्राफी करें, तो आप बिहार में कोई बहुत अच्छा कोरियोग्राफिक स्कूल या फिर ऐसे नाटक वाले स्कूल आप नहीं खोल सकते, लेकिन मुंबई में ऐसी चीज़ें खोल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हर क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि हर क्षेत्र में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं ना। अब अगर उन्हें कहीं कुछ बनना है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बननी है, तो हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ेगा, तो हम बढ़ेंगे अपनी जगह से कहीं ना कहीं स्थानांतरित होंगे। हाँ, बेसिकली वो हमारे लिए अच्छी तो होगी, लेकिन अगर वो फैसिलिटीज़ हर जगह होंगी तो इससे क्या होगा कि हर जगह का विकास होगा ना। जैसे बिहार में मान लीजिए अगर हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अंदर तक नहीं पहुंच पाती है तो लोगों की जान का खतरा भी बना रहता है, और लोग बाहर बहुत से लोग नहीं भी आ पाते हैं। जैसे अगर मेडिकल स्टोर्स उपलब्ध नहीं हैं तो हाइजीन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी मेडिसिन्स बेसिक चाहिए होती है, बेसिक नीड्स जो होती हैं वो लेने के लिए लोग नहीं आ पाते। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। या फिर आंगनवाड़ी जो विमेंस हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क करना चाहिए ताकि वो रेगुलरली जाएं। वो अपॉइंट तो की गई हैं, सब लोग अपने काम पे जाते तो हैं, पर उन कामों का एनालाइज उतने अच्छे से नहीं होता है। आपने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होगा।
अगर आपके यहाँ ऐसा कोई गांव है तो क्या आपको कभी आयरन की गोलियाँ मिली हैं इफ़ यू आर अ गर्ल, या आपके घर में कभी आई हैं? लेकिन ऐसा है कि आयरन की गोलियाँ वुमेन्स को दी जानी चाहिए और ये सरकार देती है, अलॉटेड होता है। बट ये क्या होता है, जाके प्राइवेट मार्केट्स में इन्हें सेल कर दिया जाता है और वो प्रॉफिट कमा लेते हैं और वो लोगों को इसकी सुविधा देते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें तो गलत हैं, तो इन चीज़ों का अच्छे से एनालाइज़ ही होना चाहिए। हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एनालाइज़ करके हम चीज़ों को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं, या फिर जनता खुद काम करवाए ना। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका घर बने, तो आपको खड़ा होना पड़ता है ना वहाँ पे कि हाँ ऐसे करो, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ये करो, मैं जल्दी से मंगवा देता हूँ सारे सामान। तो उन चीज़ों को आप देखते हैं, निगरानी करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बिल्कुल जब हम कोई काम करवा रहे हैं तो हमें अपने देश के लोगों से, जो भी सरकार हमने चुनी है, जो भी लोग हमने चुने हैं, उन लोगों से हमें काम करवाना ही होगा अगर हमारा काम है तो। ये नहीं कि हम ठीक है अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो भी कोई नहीं, चुप बैठे रहते हैं, जाने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं दे रही हैं तो जाके उनसे पूछिए कि क्यों नहीं दे रही हैं। आपको देना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सनल राइट तो है नहीं आपका, ये सबका राइट है। सरकार ने सबके लिए अलॉट किया है। कितनी गोलियां आ रही हैं, रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए, कहाँ जा रही हैं गोलियां, किसके किसके पास गई। एक भी वुमेन को तो नहीं मिली हैं, सिर्फ 1-2 वुमेन को मुश्किल से मिलती हैं आई थिंक। मैं मतलब अपने आसपास के गांव के रिकॉर्ड्स आपको बता रही हूँ, मे बी शायद आप लोग क्या डिफरेंट हो, बट यहाँ तो ऐसी ही सिचुएशन है। आगे चलते हैं। एज अ NCERT, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आपको